दोस्तों आपकी स्क्रीन पर दो क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन ये जो यूपीएससी ने 2024 में 15 मार्क्स के लिए जीएस 1 में पूछा, और ये क्वेश्चन जो यूपीएससी ने हिस्ट्री ऑप्शनल में 2015 में 20 नंबर के लिए पूछा। क्या इसमें कोई भी डिफरेंस है? हाउ फार इज इट करेक्ट टू से दैट द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वॉज फॉट एसेंशली फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ बैलेंस ऑफ पावर। डिट्टो रिपीटेड है, और ऐसा नहीं कि बहुत पुराने ईयर्स हैं, पिछले 10 साल के अगर आप क्वेश्चंस करके जाते हो। पिछले साल जब हमने मेंस के क्वेश्चंस के सोर्सेज एनालाइज किए थे तो हमने ये पाया था 8 क्वेश्चंस ऑप्शनल से थे, जैसे मैरिज एज अ सेक्रेमेंट वर्ड टू वर्ड रिपीटेड था आपका ऑप्शनल से। इस बार आप देखो ऑप्शनल से टोटल क्वेश्चंस का रिपीटेशन बढ़ा है। ये अगर आप देखो 1 2 3 4 5 6 7, इधर है 8 9 10 देन 11, 11 क्वेश्चन हो गए, राइट। 11 क्वेश्चन, पिछले साल 8 थे, इस बार 11 और कुछ ऐसे क्वेश्चंस। दूसरा, जैसे ये क्वेश्चन है कि आपको बताना है ऋग्वैदिक से लेटर वैदिक पीरियड में चेंज क्या हुए सोसाइटी और इकोनॉमी में। हिस्ट्री ऑप्शनल में ये क्वेश्चन है कि चेंजेस एंड कॉन्टिन्यूटी बिटवीन अर्ली वैदिक एंड लेटर वैदिक। यहाँ पे आपको चेंज पूछ लिए सोसाइटी और इकोनॉमी में। आपको क्वेश्चन देखना चाहिए। क्यों देखना चाहिए, ज़रूरी क्यों है? क्योंकि इसी टॉपिक से तो पिछले साल का रिपीटेड क्वेश्चन है, नेचर ऑफ रिलीजन इन ऋग्वेदा। ये लेक्चर मैंने बनाया था, एटलीस्ट देख लेते एक बार, अब देख लेना, कोई बात नहीं, राइट। और लास्ट ईयर का जो क्वेश्चन है आप देखो, पिछले साल यूपीएससी ने जीएस में ये क्वेश्चन पूछा था, मेन फीचर्स ऑफ वैदिक सोसाइटी एंड रिलीजन। यहाँ क्या कह रहे हैं, नेचर ऑफ रिलीजन ऋग्वेदा। पिछले साल आप देखो 8 जगह ऑप्शनल से क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं पेपर 1 में। अगला क्वेश्चन अगर मैं बात करूं, हाँ, जीएस में जो ये क्वेश्चन है कि ऋग्वैदिक कल्चर से रिलेटेड, तो पिछले साल इन्होंने पूछा था मेन फीचर्स ऑफ वैदिक सोसाइटी रिलीजन, और उनमें से क्या कुछ अभी तक कंटिन्यू हो रहे हैं, ये इन्होंने पिछले साल पूछा। 2024 में और डिफिकल्ट पूछ लिया कि ऋग्वैदिक से ही, अर्ली ऋग्वैदिक से लेटर ऋग्वैदिक तक कैसे कंटिन्यू हुए, ये ऑप्शनल का क्वेश्चन है। अगला, पल्लवा से आज तक जीएस में क्वेश्चन नहीं पूछा, लेकिन पल्लवास का एडमिनिस्ट्रेशन और आर्ट, पल्लवास का आर्ट यहाँ पर पूछा है, लिटरेचर। हाँ, ये पॉसिबल नहीं है कि 97 का आप क्वेश्चन कर ले जाओ, 2015 का कर लो, लेकिन ऑप्शनल में आप कहो कि 40 साल के कर लें। लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि अब फ्यूचर में ट्रेंड कहाँ से आने वाला है यूपीएससी में, जीएस में। जैसे क्विट इंडिया मूवमेंट है, पीवाईक्यू से परफेक्टली क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इवेंट्स क्या थे, मतलब कॉजेस क्या थे, क्या हुआ था क्विट इंडिया से पहले, और रिजल्ट्स क्या हैं। 1992 में 2 नंबर के लिए पूछा था, ये जीएस का है कि आप क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में क्या जानते हो में सब कुछ आ जाता है, इसका ओरिजिन, इसके नेता, इसकी फिलॉसफी, इसके इम्पैक्ट, इसके एस्पेक्ट, सब कुछ, राइट। और क्रिप्स मिशन का फेलियर क्विट इंडिया मूवमेंट में देखने को मिलता है। यही है इवेंट्स दैट लेड टू क्विट इंडिया मूवमेंट, मेनली क्रिप्स इंडिया मिशन, ये आपको देखने को मिलेगा। दूसरा क्या है, मेजर डेवलपमेंट आफ्टर दिस मूवमेंट, बेसिकली रिजल्ट्स पूछे हैं। यही क्वेश्चन थोड़ा सा और मॉडिफाई करके पूछ लिया। और अगर आप यहाँ हिस्ट्री ऑप्शनल में क्वेश्चन देखो तो क्विट इंडिया मूवमेंट, इट वॉज स्पॉन्टेनियस रिवोल्ट ऑफ द पीपल, इसी तरह की लाइन पूछी हो, स्पॉन्टेनियस रिवॉल्यूशन, ये लाइन रट लो, काम आ जाएगी, ठीक है। ये किसी ने तो कही होगी, तभी तो लगातार ही पूछ रहा है। ये 19 का क्वेश्चन है, तो ये कुछ 2019 के बाद का ही होगा, ईयर यहाँ लिखने हम मिस कर गए, सॉरी फॉर दैट। देन अगला क्वेश्चन, अगर मैं अभी पहले हिस्ट्री में ही जाऊँ तो ये रहा, ग्रेट चोलाज, डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है। चोला जो है अभी नहीं है, लेकिन उनका आर्ट और आर्किटेक्चर हाईएस्ट अचीवमेंट जो है उस पर हमें अभी भी गर्व होना चाहिए। चोला के आर्ट और आर्किटेक्चर, चोला आर्किटेक्चर पे यूपीएससी के ये क्वेश्चंस हैं। चोला आर्किटेक्चर 88 में 5 मार्क्स के लिए, एंड देन 98 में 4 नंबर के लिए पूछा। हाई वाटर मार्क, कीवर्ड देखो, हाईएस्ट अचीवमेंट, चोला आर्किटेक्चर, हाई वाटर मार्क, इवोल्यूशन ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, यहाँ पे आर्किटेक्चर। अब दूसरा क्या, आर्ट के लिए। आर्ट के लिए क्वेश्चन जो है चोला पे ही 2022 में यूपीएससी ने गुप्ता और चोला का इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर पे पूछा है। तो क्या हेरिटेज और कल्चर, क्या ये आर्ट नहीं होती? यही तो आर्ट होती है ना। तो ये पूरा आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, जीएस से ही रिपीट हो गया। एंड ऑप्शनल में भी ये क्वेश्चन कहीं था, स्क्रीनशॉट मैंने डाला नहीं, ऑलमोस्ट यही था कि चोला का आर्किटेक्चर एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या अचीवमेंट्स हैं। 12वां क्वेश्चन हमने देख ही लिया, राइट। और क्वेश्चंस देख लेते हैं। सी सरफेस टेम्परेचर राइज और कैसे ट्रॉपिकल साइक्लोन बनाता है।
ये टॉपिक है जीएस में, साइक्लोन, एंटी साइक्लोन, थंडरस्टॉर्म, टॉर्नेडो। इससे ट्रॉपिकल साइक्लोन पर 14 में क्वेश्चन पूछा कि ये साउथ चाइना सी, बे ऑफ बंगाल एंड गल्फ ऑफ मैक्सिको में सीमित है, राइट। यहाँ पे सी सरफेस टेम्परेचर राइज पूछा, ये कैसे अफेक्ट करते हैं फॉर्मेशन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन। अब गल्फ ऑफ मैक्सिको को मैंने क्यों हाईलाइट किया, ट्विस्टर पे ये क्वेश्चन किया। ट्विस्टर कौन सा टॉपिक है, टोर्नेडो। हाँ ये आएगा नहीं आपको, ये मान के चलो ट्विस्टर्स जो बिल्कुल ही न्यूज़ में अगर किसी ने कैच कर लिया तो ये उसके लिए क्वेश्चन है, अदरवाइज ये वो क्वेश्चन है जो हर साल कुछ छोड़ देने होते हैं, जो ना आए तो आपको परेशान नहीं होना होता है, ठीक है। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं इसकी सी सरफेस टेम्परेचर राइज। जीएस में आज तक कभी नहीं पूछा ये, ऑल्दो आपको आना चाहिए, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ट्रॉपिकल साइक्लोन का फॉर्मेशन कैसे बताता है। और ज्योग्राफी ऑप्शनल में तो रिसेंटली 2021 में पूछा है, 2022 में पूछा है, हैजार्ड्स एसोसिएटेड विद राइज ऑफ सी सरफेस टेम्परेचर, उसमें से एक ट्रॉपिकल साइक्लोन भी आप पढ़ोगे। राइज ऑफ सी सरफेस टेम्परेचर, पोटेंशियल चेंजेस एंड थ्रेट्स, राइट। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि सी लेवल चेंज हुआ एंड सी सरफेस टेम्परेचर राइज, ये ऐसे टॉपिक्स नहीं हैं जो आपको नहीं आते, लेकिन जब इनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस देखने हैं ना, तो रैंडम टेस्ट सीरीज़ या फिर इधर उधर के क्वेश्चंस मत देखो, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड ऑप्शनल्स के पिछले 5-6 साल 10 साल के क्वेश्चंस देख जाओ, काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा। जीएस के लिए क्वेश्चन न्यू है बट ऑप्शनल के लिए न्यू नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि लार्ज सिटीज़ मोर माइग्रेंट्स क्यों अट्रैक्ट करती हैं। क्वेश्चन बस यही है, आपको एग्जांपल्स देने हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ के। माइग्रेशन से रिलेटेड यूपीएससी ने जो क्वेश्चन पूछे हैं 2015 में लास्ट क्वेश्चन पूछा था, लेबर माइग्रेशन विद इन एंड आउटसाइड इंडिया, राइट। तो रिपीटेड तो नहीं है, इसीलिए हमने इसको PYQ प्लस कहा। एंड ज्योग्राफी ऑप्शनल में अगर आप देखो, कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ रूरल टू अर्बन माइग्रेशन, ये 2020 का क्वेश्चन है। डेवलपमेंट इंड्यूस्ड डिस्प्लेसमेंट, इसके कॉजेज। अब अगर आप ये क्वेश्चन देखो तो ये कहीं ना कहीं डेवलपमेंट इंड्यूस्ड डिस्प्लेसमेंट ही तो है। हाँ इजी क्वेश्चन है, लेकिन टॉपिक माइग्रेशन के लिए आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, तो बहुत से क्वेश्चंस हैं जो ऑप्शनल में पूछे हुए हैं रिपीटेड। देन फिनोमिना ऑफ क्लाउड बर्स्ट, ये आपका जीएस में क्वेश्चन 2022 में ही पूछा, कोई बहुत पहले नहीं पूछा है। मैकेनिज्म एंड अकरेंस ऑफ क्लाउड बर्स्ट, यहाँ इन्होंने कहा आप इसके बारे में क्या जानते हो, सीधे सीधे रिपीटेड हो गए। इनफैक्ट आपके पास तो एग्जाम्पल भी हैं, 2 रिसेंट एग्जाम्पल, सीधे सीधे, मतलब 10 नंबर के लिए आपके पास इससे बेटर चीज़ नहीं हो सकती। और दूसरा 2021 में आप यहाँ रिपीटेशन देखो, 2021 में इन्होंने जीएस में पूछा प्रॉब्लम ऑफ क्लाउड बर्स्ट, 2021 में इन्होंने ऑप्शनल में पूछा विद सुटेबल एग्जांपल्स, 2022 में इन्होंने जीएस में पूछ लिया, 2023 में इन्होंने वापस GS3 में पूछा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट ऑन क्लाउड बर्स्ट, 2024 में इन्होंने यहाँ पूछ लिया। मतलब एक साल ऑप्शनल में, अगले साल जीएस में, फिर अगले साल ऑप्शनल में, फिर अगले साल जीएस में। इस तरह से रिपीटेशन आपको देखने को मिल रहा है। थोड़ा गलत बोल दिया मैंने, एक साल 2021 में ऑप्शनल में, फिर जीएस में, फिर जीएस में, फिर जीएस में, लगातार 3 साल 22, 23, 24 में क्लाउड बर्स्ट टॉपिक से क्वेश्चन पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन डेमोग्राफिक विंटर। अगर आपने न्यूज़ फॉलो की हो तो पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का अपोजिट है। बेसिकली डेमोग्राफिक विंटर क्या है, जब पॉपुलेशन ग्रोथ रेट रिड्यूस होने लगे या फिर नेगेटिव जाने लगे। अगर आपने डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी थोड़े बहुत पढ़ी है, जिससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जीएस में पूछा है वो, तो आपको पता होगा कि हाँ इस तरह की स्टेजेस आएंगी। अदरवाइज जैसे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, इस पे क्वेश्चन पूछा है, ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। पिछले साल 2000 में जो क्वेश्चन पूछा है, कंट्रोल ओवर ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। बेसिकली क्वेश्चन का नेचर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन से लेके कंट्रोल से लेकर अब डेमोग्राफिक विंटर पे आ गया। सिमिलर थीम्स अगर आप ज्योग्राफी ऑप्शनल में देखो तो वेस्ट यूरोप एंड जापान, इनकी डेमोग्राफिक सिमिलरिटीज़, बेसिकली ये फेमस ही डेमोग्राफिक विंटर के लिए हैं। आपको क्वेश्चंस देख लेने, 2017 का क्वेश्चन है, थोड़े पास्ट के क्वेश्चंस देख लो। जीएस में एक बार डेमोग्राफिक ट्रांजिशन पे भी क्वेश्चन पूछा है कि इंडिया में डेमोग्राफी की 4 स्टेजेस क्या हैं। अगला क्वेश्चन कि आपको डिफरेंस बताना है जेंडर इक्विटी, इक्वालिटी एंड वुमेन एम्पावरमेंट पे। सोशियो ऑप्शनल में वुमेन एम्पावरमेंट के 10 से 12 क्वेश्चन पूछे, बट ठीक है अभी हम उसको कंसिडर नहीं कर रहे। जेंडर कंसर्न्स क्यों लाने चाहिए प्रोग्राम डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन में। एक चीज़ ध्यान रखना है, जेंडर की जब हम बात करते हैं सिर्फ वुमेन की बात नहीं होती है, जेंडर में सारे जेंडर्स आपके आते हैं इंक्लूडिंग थर्ड जेंडर। तो क्वेश्चन क्या है, इशू ऑफ जेंडर इक्वलिटी, देन सोशल कंस्ट्रेंट इन जेंडर इक्वलिटी, देन जेंडर डिस्पैरिटी, देन जेंडर जस्टिस, कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव।
यहाँ क्या है, जेंडर कंसर्न्स इनटू प्रोग्राम, बेसिकली गवर्नमेंट के जो स्कीम्स हैं। जेंडर जस्टिस पर ये क्वेश्चन है ना, ले देके सारा, यहाँ भी गवर्नमेंट का एंगल पूछा है, यहाँ भी गवर्नमेंट का एंगल पूछा है, तो एक रिलेटेड थीम है जिसे आप PYQ प्लस कह सकते हो कि प्रीवियस ईयर जिसने किए होंगे उसके पास इस टॉपिक पे एनफ अच्छा कंटेंट होगा। अदरवाइज जेंडर इक्वलिटी और इनइक्वलिटी पे तो बचपन से हम कहीं भी बात करते आ रहे हैं। वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आप देखो, व्हाट इज मीन्ड बाय वुमेन एम्पावरमेंट, आपको ये पता होना चाहिए कि वुमेन एम्पावरमेंट ये अलग टॉपिक है। ऑब्वियसली अगर मेंस में ही आप देखो कि जेंडर इक्वलिटी एक अलग हेडिंग है, वुमेन एम्पावरमेंट एक अलग हेडिंग है, तो दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। तो अगर आप ये करके गए हो PYQ तो ऑब्वियसली आप ये डिफरेंस तो कर ही जाओगे। जेंडर इक्विटी अगर आपको ना समझ में आए तो इक्विटी वर्सेस इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट तो आपको पता है, रॉल्स कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस, ये 2016 में पूछा है GS4 में, राइट, तो थोड़ा बहुत आपको आता होगा। अगला क्वेश्चन ऑप्शनल से इन्होंने उठाया, इंटरकास्ट मैरिज। इन्होंने कहा इंटरकास्ट मैरिज बढ़ रही हैं, कहाँ बढ़ रही हैं, ऐसे नहीं बढ़ रही हैं, अमीर और गरीब के बीच में नहीं बढ़ रही हैं, अमीर और अमीर के बीच में बढ़ रही हैं, गरीब और गरीब के बीच में बढ़ रही है। विच हैव सोशियो इकोनॉमिक पेरिटी हैव इंक्रीज्ड। ऐसी इंटरकास्ट मैरिज तो बढ़ी हैं लेकिन इंटर रिलीजियस मैरिजेस नहीं बढ़ी हैं। पिछले साल इन्होंने ये क्वेश्चन पूछा था मैरिज से, फर्स्ट टाइम मैरिज एक संस्कार सेक्रेमेंट के रूप में अपनी वैल्यू खोता जा रहा है 2023 में, ये क्वेश्चन पूछा। 2024 में ये क्वेश्चन पूछा। सिमिलर क्वेश्चन फ्रॉम सोशियोलॉजी, पिछले साल इन्होंने सोशियो से पूछा था मैरिज थीम से, इस बार पूछा इमर्जिंग ट्रेंड ऑफ मैरिज। देखो पिछले साल का क्वेश्चन आपको बताता हूँ, मैरिज क्वेश्चन नंबर 8, आई थिंक इस बार क्वेश्चन नंबर 9 है। ये देखो आप, ये थीम है मैरिज की सोशियो में कि मैरिज एज सेक्रेमेंट एंड मैरिज कॉन्ट्रैक्ट, ठीक, और यहाँ पर मैरिज कंटिन्यू टू बी सेक्रेड इन इंडियन सोसाइटी। ये क्वेश्चन देखो, सेम चीज़ जो सोशियो में 2020 में पूछी वही इन्होंने 2023 में, वहाँ भी थीम सेम चल रही है, यहाँ भी थीम सेम चल रही है, क्योंकि सब्जेक्ट सेम है। जब भी आपको लगे कि क्वेश्चंस मुझे किसी सब्जेक्ट की प्रैक्टिस करने तो GS1 में 3 ऑप्शन आते हैं, हिस्ट्री, सोशियो एंड ज्योग्राफी, कर लो। तो जो इमर्जिंग थीम है जैसे इंटरकास्ट मैरिजेस एंड इंटर रिलीजियस मैरिजेस, इंटरकास्ट मैरिज के ऊपर सोशियो में अगर आप इमर्जिंग ट्रेंड सिर्फ क्वेश्चंस देख लो तो दिखेगा, राइट। देन इमर्जिंग ट्रेंड इन मैरिज दिख रहा है। फैमिली एज अ रिस्पॉन्स टू चेंजेस इन इकोनॉमिक एंड सोशल ऑर्डर, चेंजेस, ये चार्जेस नहीं है, चेंजेस इन इकोनॉमिक एंड सोशल ऑर्डर। एग्जामिन द इमर्जिंग ट्रेंड्स इन मैरिज, यहाँ क्या पूछा है, विच हैव सोशियो इकोनॉमिक पेरिटी। इस तरह की इंटरकास्ट मैरिज इंक्रीज हुई है। आपको क्या करना है, क्वेश्चन से लेके सोचना है, सब क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते अदरवाइज तो फिर हो गया। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप सोच पाओ। ये है 2013 का क्वेश्चन, 2013 से तो आपको देखने ही चाहिए ऑप्शनल के। 3 ऑप्शनल आपके GS1 में है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशियो। GS2 में 2 ऑप्शनल है बेसिकली, PSIR एंड पबेड। टाइम मिले तो सोशियो के साथ एंथ्रो देख सकते हो कि एंथ्रो में भी मैरिज और ये सब टॉपिक्स मिल जाते हैं, बट PSIR पबेड GS2 में 5 ऑप्शनल। GS3 में इकोनॉमी ऑप्शनल नहीं देखना है क्योंकि PYQ में एनफ क्वेश्चंस हैं, 4 क्वेश्चन आने इकोनॉमी से जिसमें से 2-3 रिपीटेड है, ठीक है। एग्री के लिए एग्री ऑप्शनल नहीं देखना है, PYQ देख जाओ बस। प्लस ज्योग्राफी ऑप्शनल देखना है एग्री के लिए, इन्वायरमेंट के लिए ज्योग्राफी ऑप्शनल देखना है, साइंस एंड टेक के लिए GS ही पढ़ना है, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए PSIR ऑप्शनल आपका काम आएगा। तो बेसिकली ले दे के कितने ऑप्शनल हुए, GS3 के लिए आपको ज्योग्राफी ऑप्शनल देखना है, GS2 के लिए PSIR पबेड भी अगर आप इग्नोर करना चाहो तो कर दो, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं पबेड से मैच कर जाते हैं, और 3 ऑप्शनल यहाँ पे, तो इतने तो आप देख सकते हो ना। देख लो, एटलीस्ट आपको आइडिया लगेगा कौन सी थीम्स इंपॉर्टेंट होने जा रही हैं। अगला क्वेश्चन कि इस क्वेश्चन की टोन पढ़ो और इस क्वेश्चन की टोन पढ़ो। ये 19 का क्वेश्चन है, ये 24 का क्वेश्चन है। इन डीलिंग विद सोशियो इकोनॉमिक इशू ऑफ डेवलपमेंट, what kind of collaboration between government, NGO and private sector would be most productive? क्या है, kind of collaboration between some, यहाँ पे क्या है, need of cooperation among some, ठीक है। यहाँ क्या पूछा, डेवलपमेंट डिस्कोर्स के ऊपर, एग्जामिन इंडियाज डेवलपमेंट प्रोग्रेस, यहाँ पे क्या क्या इशू ऑफ डेवलपमेंट के लिए सिमिलर थीम उठा ली इन्होंने, सिमिलर सा क्वेश्चन, आप इसे PYQ से रिपीटेड ही कहोगे। और NGO से रिलेटेड अगर आप देखो आज तक NGO हम पढ़ते बहुत ज़्यादा है, क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा नहीं पूछे। 2016 में ये पूछा था कि इंडिया का जो गवर्नेंस सिस्टम है वहाँ नॉन स्टेट एक्टर का रोल इट इज़ ओनली मार्जिनल, बट नॉन स्टेट एक्टर में सिर्फ NGO नहीं आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं।
सिविल सोसाइटी से रिलेटेड क्वेश्चंस जब आप देखोगे, बेसिकली GS2 में टॉपिक है ना, NGO डेवलपमेंट इंडस्ट्री हो गया उसमें, एंड सिविल सोसाइटी हो गया, ये सारी चीज़ें। तो क्या सिविल सोसाइटी एंड NGO आपको एक अल्टरनेटिव मॉडल ऑफ पब्लिक सर्विस डिलीवरी दे सकते हैं? 2021 का क्वेश्चन है, ठीक। PYQ से इस क्वेश्चन से मैच करता है 19 से। अगला क्वेश्चन हम देख चुके हैं, ये तो खैर बिल्कुल पूजा करो इस क्वेश्चन की। देन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, ये भी ऑप्शनल से है, लेकिन ऑप्शनल से मैंने इसलिए नहीं कहा इसको क्योंकि ऑप्शनल में पूछा है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एंड इट हैज़ फार रीचिंग सोशल एंड पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस। 2020 में चल रहा है क्वेश्चन। 2021 में मैनी रीजंस जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इंग्लैंड में हुआ था, तो 2020 बिल्कुल रिसेंटली भी ऑप्शनल में पूछा है क्वेश्चन, ठीक है। अब UPSC ने जो पूछा है कि हाउ फार, मतलब कितना ज़्यादा था, कितना नहीं था, ये इन्होंने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का टॉपिक मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेट कर दिया कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो इंग्लैंड में हुआ था उसकी वजह से हैंडीक्राफ्ट और कॉटन इंडस्ट्री में क्या डिक्लाइन आया था। बेसिकली कपड़े की इंडस्ट्री, हैंडीक्राफ्ट, टेक्सटाइल, यही क्वेश्चन इन्होंने बहुत रिसेंटली पूछा हुआ है। रिसेंटली तो नहीं, आज से बस कुछ साल पहले 98 में। पॉलिसी ऑफ फ्री ट्रेड कहाँ से आई थी? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से। हर्ट इंडियन टेक्सटाइल एंड क्राफ्ट इन लेटर हाफ ऑफ 19th सेंचुरी, ठीक है। 2017 में क्या पूछा? डिक्लाइन ऑफ ट्रेडिशनल आर्टिजन इंडस्ट्री, ये रूरल इंडिया के ऊपर क्वेश्चन पूछा था, ठीक। एंड वेरियस फैकेट्स ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश, तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछता आ रहे हैं, राइट। अब आप इसको अगर वर्ल्ड हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में देखो तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से आज तक ये दो क्वेश्चंस पूछे हैं कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन पहली बार इंग्लैंड में क्यों हुआ था। अब यही क्वेश्चन देख लो कि इंग्लैंड में क्यों हुआ था पहले, वाई डिड, ये 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब यही क्वेश्चन 2021 में इन्होंने ऑप्शन में पूछ लिया, ले देखिए सेम चीज़ें आ रही हैं, राइट। खैर ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राउंड वाटर पोटेंशियल ऑफ गंगा वैली इज ऑन सीरियस डिक्लाइन, क्या ये क्वेश्चन है? नहीं, क्वेश्चन ये नहीं है। क्वेश्चन ये है हाउ में इट क्या ये, हाउ में डिप्लीशन ऑफ ग्राउंड वाटर पोटेंशियल ऑफ गंगेटिक वैली अफेक्टिंग द फूड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। बेसिकली फूड सिक्योरिटी के ऊपर क्वेश्चन है, उसमें कॉजेज पूछे हैं, आप इसके ऊपर भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। इस बार इन्होंने क्या कहा, फूड सिक्योरिटी पर, 2023 का क्वेश्चन देखना, फूड सिक्योरिटी पर क्लाइमेट चेंज का क्या इफेक्ट पड़ता है। 2024 में उन्होंने क्या, फूड सिक्योरिटी पर ग्राउंड वाटर पोटेंशियल, अगर गंगेटिक वैली को हटा दे तो बेसिकली क्या करें, ग्राउंड वाटर पोटेंशियल अगर किसी जगह का घट जाए तो फिर उसका फूड सिक्योरिटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है। यहाँ इन्होंने कहा ट्रॉपिकल कंट्रीज से एग्जांपल दे दो, यहाँ कहा कि चलो इंडिया से ही दे दो, ठीक है। थीम फूड सिक्योरिटी, नेचर ऑफ क्वेश्चन सेम है। अगर आपको कॉजेज लिखने आते हैं, आपको पता है कि कॉजेज क्या है फूड सिक्योरिटी की, ये क्वेश्चन तो मैंने मतलब कितनी बार आपको बताए हैं, एप्लीकेशन ऑफ A on B। देन ये वो क्वेश्चन है जो NCERT में हम कभी भी पढ़ते हैं, जो प्री की तैयारी करते हैं और इन्हीं टॉपिक में पढ़े रहते हैं। मतलब ये क्वेश्चन से इजी क्या हो सकता है, ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस एंड ऑरोरा बोरियलिस कैसे ट्रिगर होते हैं, आज तक पूछा नहीं। लेकिन आप थीम देखो, एटमॉस्फेयर, ओरिजिन, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर। GS में 2022 में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछना शुरू किया, उससे पहले क्वेश्चंस नहीं पूछे थे। उस साल क्या पूछा, ट्रोपोस्फेयर इज वेरी सिग्निफिकेंट एटमॉस्फेरिक लेयर दैट डिटरमाइंस वेदर प्रोसेस। उसमें एक अर्थ का मैग्नेटिक रोल आप लिख सकते हो। तो 2022 के बाद से इस टॉपिक पे क्वेश्चंस पूछ रहा है। बेसिकली जो टॉपिक्स अब तक अनएक्सप्लोर्ड है, इस टॉपिक से ऑप्शनल में भी बहुत क्वेश्चंस नहीं पूछे हैं, लेकिन आसान क्वेश्चन है, होपफुली कर लेना चाहिए, प्रोवाइडेड कि आपको याद हो। अब ट्विस्टर अगर आप इंटरनेट पर सर्च करोगे तो इसका मतलब टोर्नेडो होता है। MAB की फाइल में नहीं था तो मैंने फिर ये हेडिंग अपडेट की, और आप देखो बस एक सिमिलैरिटी है कि गल्फ ऑफ मैक्सिको के इर्द गिर्द कुछ इश्यूज हो रहे हैं। आप देखो जब भी न्यूज़ आती है ना, साउथ चाइना सी की न्यूज़ आती है, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी और गल्फ ऑफ मैक्सिको, यही 3-4 रीज़न है जो मैं हमेशा सुनता आया हूँ। इसको देख के मुझे आइडिया तो लगा था कि इससे रिलेटेड होगा, लेकिन मुझे नहीं पता साइक्लोन है, एंटी साइक्लोन है, थंडर स्टॉर्म है या टोर्नेडो है। टोर्नेडो में थंडर स्टॉर्म इंक्लूडेड होता है, तो मैं अगर होता तो इस क्वेश्चन को छोड़ देता। ज्योग्राफी ऑप्शन में भी ऐसा ट्रेंड चल रहा है, हेलोइन स्टॉर्म पे क्वेश्चन पूछा, कुछ रैंडम कुछ भी पूछ लिया। लाइटनिंग पे 2021 में, ये 2020 में, 2014 में थंडर स्टॉर्म पहली बार, मतलब तो रैंडम क्वेश्चंस पूछ रहा है वेदर एंड क्लाइमेट से। तो ठीक है, अगर कोई रैंडम वर्ड आपको दिखे तो आपको ऑप्शनल में भी काम आएगा और GS में भी काम आएगा। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज रीजनल डिस्पैरिटी। ऑप्शनल से मैंने इसमें स्क्रीनशॉट नहीं डाले हैं। ये फाइल है ना, जो
ये फाइल मैं अपलोड करूँगा टेलीग्राम ग्रुप में, उसमें आप इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व करना और एक जो ऊपर मैंने कहा था उसमें क्वेश्चंस को ऑब्जर्व करना। रीजनल डिस्पैरिटी से कम 30 क्वेश्चन पूछे हैं, हर दूसरे साल भी नहीं, हर 1.5वें साल में, मतलब हर 3 साल में 2 बार पूछ लेता है रीजनल डिस्पैरिटी से क्वेश्चन ज्योग्राफी ऑप्शन में। ठीक है, व्हाट इज रीजनल डिस्पैरिटी, रीजनल डाइवर्सिटी से किस तरह अलग है, और हाउ सीरियस इज द इशू ऑफ रीजनल डिस्पैरिटी ऑफ इंडिया इन इंडिया। ज्योग्राफी के कॉन्टेक्स्ट में आप यहाँ से देख सकते हो। ऑल्दो सोशल इश्यूज में रीजनलिज्म से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको इस टॉपिक से मैच करते हुए दिखेंगे। चलो अगला क्वेश्चन। बहुत सारी पॉलिसीज हैं डिस्पाइट, अगेन टोन देखो क्वेश्चन की, डिस्पाइट कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी फॉर समथिंग अंडर प्रिविलेज सेक्शन आर नॉट येट गेटिंग फुल बेनिफिट ऑफ अफर्मेटिव एक्शन। क्यों आई न्यूज़? जाति जनगणना, अफर्मेटिव एक्शन, रिजर्वेशन, आरक्षण खत्म कर देंगे। ये जो क्वेश्चंस मैंने हाईलाइट किए इनकी टोन पढ़ो। डिस्पाइट कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी फॉर इक्विटी एंड सोशल जस्टिस, डेवलपमेंट एंड वेलफेयर स्कीम फॉर समथिंग besides the welfare approach, performance of this vulnerable section, vulnerable, underprivileged, discriminatory, not effective, not getting full benefit, सिमिलर सी टोन है। तो अगर आपने ऊपर के क्वेश्चंस किए होंगे, ये यहाँ पे अनप्रिविलेज लिखा है, तो आप इस क्वेश्चन को लिखने के लिए आपको माल मसाला तो है ही, नया क्वेश्चन नहीं है, आपके पास सारी चीज़ें होंगी। इसमें आपको 2 पार्ट में आंसर देना है। पहले पार्ट में आप बताओगे कि हाँ बहुत सारी ऐसी स्कीम्स एग्जिस्ट करती हैं, फिर भी ये फुल बेनिफिट नहीं ले पा रहे, कमेंट आपको करना है। अगला क्वेश्चन ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड है। ग्लोबलाइजेशन पे कितने क्वेश्चंस पूछे हैं? बेसिकली इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन पे पूछा है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट, और कोई क्वेश्चन तो डायरेक्टली रिपीटेड नहीं है। ग्लोबलाइजेशन ने इंक्रीज किया है, इंक्रीज अर्बन माइग्रेशन बाई स्किल्ड यंग एंड अनमैरिड वुमेन फ्रॉम वेरियस क्लास, बहुत सारी क्लास से। क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन ये है कि जो ये हो रहा है ये ट्रेंड उनकी पर्सनल फ्रीडम और उनकी फैमिली से रिलेशनशिप को कैसे अफेक्ट करता है। बेसिकली इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन थोड़ा और कॉम्प्लिकेट करके एक अप्लाइड क्वेश्चन पूछ लिया। PYQ अगर आप करके जा रहे हो तो ऐसा कोई रीज़न नहीं है। आप देखो किस तरह से क्वेश्चंस पूछे हैं। रिलेशन बिटवीन ग्लोबलाइजेशन न्यू टेक्नोलॉजी इन वर्ल्ड ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज, क्रिप्टो करेंसी को ग्लोबलाइजेशन से इन्होंने रिलेट कर दिया, प्लूरलिज्म को ग्लोबलाइजेशन से रिलेट कर दिया, राइट। इस तरह से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्योंकि GS2 भी आने वाला है, आपको बताना है, इसको एनालाइज करना है। देयर इज हाई कोरिलेशन बिटवीन इंडियाज कल्चर, कल्चरल डाइवर्सिटी एंड सोशो इकोनॉमिक मार्जिनलिटी। देखो PYQ तो नहीं है, प्लस मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि सोशियो में एक टॉपिक कल्चर, ट्रेडिशन, प्लूरलिज्म, ये टॉपिक आपको दिखेगा। इसमें अगर आप देखो तो कुछ क्वेश्चंस आपको इससे मैचिंग भी नहीं दिखेंगे, लेकिन अगर आप इतने क्वेश्चन करके गए हो, इतने अलग अलग तरह के क्वेश्चन करके गए हो, आपके पास ये ज़रूर होगा कि इंडिया की कल्चरल डाइवर्सिटी का सोशियो इकोनॉमिक मार्जिनलिटी से क्या रिलेशन है। आराम से आप सोच सकते हो, अगर आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग की है क्वेश्चंस की तो फिर आप कर सकते हो। क्या सीखा इस लेक्चर से हमने? इस लेक्चर से हमने ये सीखा कि ऐसे क्वेश्चंस तो आपके लिए हलवा है। मतलब 15 नंबर का क्वेश्चन है, ये इकलौता ऐसा क्वेश्चन है जो आपके मार्क्स में लोग छोड़ आएंगे। वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन है ये, लोग छोड़ आएंगे। जिसने भी ये क्वेश्चन कर लिया, ये मान के चलो 7 से 8 नंबर का डिफरेंस क्रिएट कर रहा है वो पर्सन, राइट। हाँ, GS में भी पूछा था ये क्वेश्चन, वो मैं आपको बताना भूल गया। टू व्हाट एक्सटेंट जर्मनी बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग 2 वर्ल्ड वॉर। कॉजेस तो थे ही, बट बैलेंस ऑफ पावर के लिए ये कीवर्ड आपका वहीं से आएगा। आपको क्या करना है, बेसिकली आप जब PYQ पढ़ते हो ना, आपको पता रहता है कि हाँ ऐसा कुछ हुआ था, वो आप एज अ कोटेशन यूज़ कर लो, बहुत जगह चीज़ें यूज़ कर सकते हो, राइट। तो इस प्लेलिस्ट में आपको ये एनालिसिस मिलेगा। सेम वे में आप 2022-19 इस तरह के आप ये एनालिसिस देख सकते हो, बहुत सालों से एनालिसिस चल रहा है सिनॉप्सिस पे। तो जल्दी मिलेंगे GS2 पेपर के साथ में। सॉल्यूशन अगर आपको पढ़ने हैं मेंस के, यहाँ पर जाके पढ़ लेना। यहाँ पे आपको पहले एसेज के सॉल्यूशन दिखेंगे, फिर GS1 मेंस के, राइट। देन GS2, GS3, GS4, 23 के भी अवेलेबल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।